नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप है मेरे यानी सीके के साथ। असिस्टेंट जीएसटी कमिश्नर की डिमांड पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा आ रही थी और बार बार मुझसे इस पद के बारे में लोग पूछ रहे थे। एक तो मेरे व्यूवर थे, वो इतना गुस्सा हो गए, झल्ला के कहे कि सर क्या करूं, चैनल देखना पर छोड़ दूं। हालांकि उनका प्यार है कि उन्होंने अपना हक मुझ पर जमाया और मुझसे कहा कि सर पहले आप इसका वीडियो बनाइए। जो व्यूवर्स इस चैनल पर पहली पहली बार आए हैं उनके लिए सूचना यह है कि हम लोग यूपी पीसीएस के थ्रू जो भरने वाली जो जॉब होती है या जो जॉब आती है उस जॉब के बारे में, उसका जॉब प्रोफाइल डिस्कशन कर रहे हैं। प्लेलिस्ट है जॉब यूपी पीसीएस जॉब, उसमें हम लोगों ने अब तक एसडीएम, एआरटीओ, बीडीओ, नायब तहसीलदार, ईओ फर्स्ट, ट्रेजरी ऑफिसर, उसको टीओ बोलते हैं, सीटीओ, एक्साइज इंस्पेक्टर और डीपीआरओ की जॉब प्रोफाइल का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आज बारी है असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी की। पहली बात तो यह है कि इस वीडियो को आप लोग बहुत प्रेम दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करिए। देखिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आपके शेयर से किसी न किसी को हेल्प मिल सकती है, मुझे भी मिलती है। और आप जिसके पास वीडियो भेजते हैं उसको आप एक सूचना भी दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है कि उसको आप एक अच्छी सूचना दे रहे हैं। तो चलिए समय खराब नहीं करते, आते हैं अपने मेन कंटेंट पे। देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी बनने के लिए आपको यूपी पीसीएस की परीक्षा देनी होगी, जो 27 अक्टूबर को आयोजित होनी है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? वो है ग्रेजुएशन, यानी आप किसी भी विषय से केवल केवल ग्रेजुएट हों। इस पद का ग्रेड पे होता है 5400 और ये ग्रेड बी का अधिकारी होता है। आपकी जो सैलरी होती है वो बेसिक सैलरी 56,100, 50% डीए, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस और अदर पर्क मिला के। अगर आपको सरकारी बंगला नहीं मिलता है, यानी घर नहीं मिलता तो उस केस में आपको एचआरए मिलेगा। ठीक, अगर आपको आवास मिलता है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। अगर एचआरए आपको नहीं मिलता है तो आपकी सैलरी लगभग लगभग 80 के आसपास, यानी 80,000 के आसपास आपकी सैलरी स्टार्टिंग रहेगी। चलिए देखिए, अब इस जॉब के बारे में कुछ बात और कर लेते हैं। देखिए, ये इस जॉब की जो है सर्विस रूल है, यानी उत्तर प्रदेश व्यापार कर सेवा नियमावली 1983, यानी आपकी सर्विस इस रूल के अकॉर्डिंग गवर्न की जाती है और आप इसी रूल के अकॉर्डिंग भर्ती होंगे और इसी रूल के अकॉर्डिंग आप जो है रिटायर होंगे, यानी समय समय पर इसको अमेंड किया जाता है। देखिए, आर्टिकल 309 के तहत इस पद को जो है सृजित किया गया। इसको व्यापार कर सेवा नियमावली 1983 कही जाती है, जिसमें समूह क और समूह ख के पद होते हैं। आपकी भर्ती जो समूह ख यानी ग्रुप बी के पद पे आपकी भर्ती होगी। देखिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या होता है ये आपको मैं डिटेल वीडियो में बता दूंगा। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए, सहायक आयुक्त एक अस्थायी व्यापार कर अधिकारी जिसने इस रूप में कम से कम 7 वर्ष की सेवा की हो, पदोन्नति होगी, यानी इस पद पर जो है पदोन्नति भी होती है। ठीक है, खैर वो चीज़ें नहीं है। ग्रेजुएशन इसकी ये है। इसकी उम्र सीमा, आप 40 साल हो गए। जब ये नियमावली बनाई गई थी तब इसकी एज लिमिट 30 साल थी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा नियमावली देखकर। यूपी पीसीएस के थ्रू जितनी भी आने वाली जो जॉब्स हैं उसकी एज लिमिट 40 साल होती है। देखिए, जब बनाई गई थी तब उस समय की नियमावली ये थी, लेकिन अब इसको प्रतिस्थापित करके नियमावली ये बना दिया गया है। ठीक है, समूह ख के पद सहायक आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर, जिसमें 146 पद अस्थायी और 188 पद अस्थायी। तो देखिए, अस्थायी और अस्थायी का डिफरेंस क्या होता है कि देखिए, एक पद होते हैं कि जैसे जिस पर आपकी डायरेक्ट नियुक्ति हो गई वो पद अस्थायी हो गया। अब कुछ पद ऐसे होते हैं कि आप कुछ साल की सर्विस पूरी करने के बाद उस पद पर पहुंचते हैं। तो जब आप उस पद पर पहुंचते हैं तब आप उस पर एक सर्विस का पूरा पीरियड आप पूरा कर लेते हैं, तब आपको अस्थायी किया जाता है। इसीलिए विभाग में स्थायी और अस्थायी पद सृजित किए जाते हैं। एक आपने टर्म सुना होगा ओएसडी, जिसको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक सर्विस व्यक्ति है, उसके घर किसी की मृत्यु हो गई और किसी को सर्विस दी गई, तो अब होता क्या है कि अगर उसके पास योग्यता है उसको ये पद दिया जाता है या फिर ये पद सृजित किए जाते हैं। या सरकार को जो होता है कुछ लोग को अनुकंपा के आधार पर भी नौकरी देनी होती है, तो ऐसे पदों पर भी जो है इन पदों पर भर्ती की जाती है। तो ये एक बहुत टेक्निकल टर्म है, आप सिंपल ये चीज़ सोचिए। देखिए, अस्थायी और अस्थायी का जो मेन विभेद यह है कि आप अगर डायरेक्ट भर्ती होंगे तो आप अस्थायी होंगे, अगर आप प्रमोशन से होंगे तो अस्थायी होंगे। आप अपनी सेवा जब एक समय की निर्धारित होती है, जब आप उसको पूरी कर लेंगे तब आपकी सेवा जो है अस्थायी से अस्थायी में बदल दी जाती है। देखिए, अस्थायी का मतलब ये नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा, तो अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए। अब देखिए, बात करते हैं कि जो एसी होता है उसका मेन वर्क क्या होता है। देखिए, एसी का वर्क बहुत ही डिफाइन वर्क है और बहुत ही एक समझिए कि डाइवर्सिफाइड वर्क होता है। आप इसको समझ लीजिए कि देखिए, एसी जो होता है वो डीसी के अंडर में काम करता है और सीटीओ जो है एसी और डीसी दोनों के अंडर में काम करता है। अब आप ये समझिए कि जो यूपी का जो जिले की जो संरचना है, यूपी में 75 जिले हैं। अब हर जिले को जो डीसी होता है वो कई भागों में बांटता है और उस भागों में एसी की नियुक्ति की जाती है। ठीक, अब असिस्टेंट कमिश्नर का मेन काम जो होता है वो क्या होता है कि अपने क्षेत्र में आने वाले जो प्रतिष्ठान है, देखिए 2 प्रकार की दुकानें होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो जो छोटी दुकानें होती हैं वो अक्सर सीटीओ के अंडर में आती हैं, जो लेकिन जो बड़ी फर्म्स होती हैं, जो बड़ी दुकानें होती हैं या जो मॉल्स होते हैं, वो हमेशा एसी के अंडर में आते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? लाइसेंस चेक करना, उसके बाद
आपने रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया है, आप जीएसटी भरते हैं कि नहीं भरते हैं, आपका ई वे बिल आप पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी जो जो इसके अंडर में आएगा उसको जांच करने का अधिकार एसी का होता है। ठीक, इसमें एक टर्म होता है एसआईबी, जिसको बोलते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। यदि आप इस पद पे, अगर आपको प्रतिस्थापित किया गया, मतलब आपको पोस्टिंग दी गई, ये भी एसी का ही पद है, लेकिन अब जैसे क्या है कि आपको इस पद पर रखा गया है, तब आप आते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में। इसमें क्या होता है कि आपको छापा मारने का अधिकार, जांच करने का अधिकार और अन्य अधिकार दिए जाते हैं। यही वो ब्रांच होता है जो किसी गाड़ियों को चेक करने का अधिकार, माल को चेक करने का अधिकार, ई वे बिल को चेक करने का अधिकार, सारे कार्य जो है इसके द्वारा किए जाते हैं। ये उस समय पुलिस की सहायता से सारे कार्य कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए आपकी, जैसे सोनभद्र एक जिला है, जैसे एमपी के बॉर्डर के जो जिले हैं, आप वहाँ पर से जो वाहन आते जाते हैं, उन वाहनों को रोक कर, जो स्पेशल माल ढो रहे हों उसको रोक के उसके माल की जांच कर सकते हैं कि यह माल जो आ रहा है उसकी परमिट है या नहीं है, या ये माल जीएसटी के तहत आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इसने ई वे बिल जो है वो लिया है या नहीं लिया है। उस समय आपके पास अधिकार ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रतिष्ठान है बड़ा सा, उसके फर्म पे आपको शंका हो रहा है कि ये जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं, उस समय भी आपको छापा मारने का अधिकार मिलता है। लेकिन आपके अधिकार क्षेत्र में केवल और केवल व्यापारिक संस्थान ही आते हैं। ठीक, क्योंकि व्यापारिक संस्थान पर आपको निगरानी रखने का कार्य होता है। अब क्योंकि राजस्व सबसे महत्वपूर्ण टर्म होता है राज्य के लिए, क्योंकि कोई भी राज्य राजस्व के बिना चल नहीं सकता, इसलिए आप राजस्व जो है, मतलब वो भी नगद रूप में जो राजस्व प्राप्त होता है, आप उसके अधिकारी हैं। इसलिए आपको कर निर्धारण अधिकारी भी बोला था, क्योंकि कर किसी भी राज्य का सबसे मूलभूत तत्व है उसको चलाने के लिए। तो चलिए ये बात रहती है। अब इसका प्रमोशन जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, आपकी जो पहली पोस्टिंग होगी, मतलब आप जब सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट होने के बाद 8 से 10 महीने की ट्रेनिंग होती है, जो अलग अलग विभागों में होती है। ठीक, ट्रेनिंग होने के बाद आपको जो है पहली पोस्टिंग दी जाएगी। तो यदि आप ट्रेनिंग के समय से ही 5400 ग्रेड पे आपको नियुक्ति की जाएगी, उस समय आप असिस्टेंट कमिश्नर होंगे। ठीक, जब आप 5 से 8 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं, ठीक, आप ऊपर जगह खाली है तो आपको डीसी नियुक्त किया जाता है, जिसको डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं। उस समय आपकी ग्रेड पे 6600 होती है। देखिए, इस पद पर पहुंचने के बाद आपको जो जितनी भी सुविधाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। मतलब आपको A1 क्लास का आवास, गाड़ी, तो अन्य सुविधाएं दी जाती है। देखिए, इस पद पर भी दी जाती है, लेकिन इस पद पर इसके कंपेयर में कम दी जाती है। मतलब आप ये समझिए कि आप यूपीपीएससी का परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप ढंग से नंबर ले आएंगे तो आप एसी नियुक्त होंगे। यदि इससे कम नंबर होगा तो आपकी नियुक्ति सीटीओ पे होगी। देखिए, सीटीओ से एसी पहुंचने में ही केवल केवल 10 साल लग जाते हैं कम से कम। इसलिए जम के पढ़िए, मेहनत करिए और आप एसी के पद पर सेलेक्ट होइए। डीसी से जेसी अगला प्रमोशन होता है। इस प्रमोशन में 5 से 6 साल लगते हैं और आपकी ग्रेड पे हो जाती है 7600। जेसी एक महत्वपूर्ण पद है और यह मंडल स्तर पर बैठने का अधिकारी है। इसके अंडर में कई डीसी, कई एसी और सीटीओ कार्य कर रहे होते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, इसको जो है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ ट्रिब्यूनल भी बोला जाता है, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ द जीएसटी भी बोला जाता है। यानी एक भौकाली पद है, ठीक ठाक रुतबा आपका रहता है, आपको रुपए पैसे की कमी नहीं होगी और आपके समाज में इज्जत प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। जेसी से 4-5 साल की जब सर्विस आप पूरी कर लेते हैं तो आपको असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड 2 बनाया जाता है। उस समय आपकी ग्रेड पे होगी 8700 और इस ग्रेड पे पर आप बहुत अच्छी लेविश लाइफ को जी रहे होते हैं और सुविधाओं की तो कोई कमी नहीं होती। देखिए, अगर आप इसके बाद का जो अगला प्रमोशन है वो है एसीजी 1, जिसको हम असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड 1 बोलते हैं। यहाँ ग्रेड पे होती है 8900। मतलब अब यहाँ पे आप ट्रिब्यूनल में बैठना स्टार्ट करते हैं। जैसे जीएसटी के जो ट्रिब्यूनल होते हैं, आपको ट्रिब्यूनल का अधिकारी या ट्रिब्यूनल का मेन, यानी जितने भी जीएसटी के जो मामले आएंगे, जो जीएसटी के जो केस होते हैं, उसको आप हैंडल भी कर रहे होते हैं और उस पर आप निर्धारण भी कर रहे होते हैं। मतलब आप उस समय एक जज की भूमिका में आ जाते हैं। ठीक, यदि आप 25 साल की एज में एसी में, मतलब एसी के पद पर आप भर्ती हो गए तो आप आराम से इन पदों तक पहुंच सकते हैं। ठीक, इसके बाद का जो अगला पद होता है वो होता है कमिश्नर। यानी इस पद पर आप तब पहुंच सकते हैं जब आप 22 से 25 साल के बीच में आपने सर्विस अपनी ज्वाइन कर ली हो और ज्वाइन करने के बाद आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत डिफाइन हो, तब आपको इस पद पे दिया जाएगा। अन्यथा आप इस पद पे आते आते रिटायर कर जाते हैं। देखिए, कमिश्नर का पद मेनली आईएएस लेवल का पद होता है, इसलिए यह पद जो है मुख्य रूप से आईएएस को दिया जाता है, या जो बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको इस पद पर नियुक्ति दी जाती है। देखिए, ये सब मूलभूत जानकारियां हैं असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के बारे में। देखिए, जानकारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब आप ये सोचिए आप इस पद तक पहुंचेंगे कैसे। मैं अभी अगला वीडियो बना दूंगा कि यूपी पीसीएस में कुल कितने पद हैं, किस किस पे, क्योंकि मेरे व्यूवर्स कई बार मुझसे पूछते थे कि सर पदों की संख्या क्या है। मैंने 2-3 दिन कई लोगों से बात की है तो मुझे पदों के बारे में ठीक ठाक जानकारी हो गई है। ठीक है, पदों के बारे में जो वीडियो में बनाना पसंद नहीं करता, लेकिन आप लोगों की हाईली डिमांड है, इसलिए यूपी पीसीएस 2024 में कुल कितने पद हैं और कौन कौन से पद हैं, इसका मैं वीडियो बना के अभी अपलोड कर दूंगा। वो वीडियो में आपको आज ही मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। देखिए, जॉब प्रोफाइल देखना अच्छी बात है, लेकिन जॉब प्रोफाइल पे
आप पहुँचेंगे कैसे, ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू की परीक्षा पास करनी होगी। देखिए यूपी पीसीएस में अगर कोई सबसे टफ परीक्षा है तो वो प्री परीक्षा है, क्योंकि प्री परीक्षा में अच्छे-अच्छे सूरमा धराशायी हो जाते हैं। और मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि प्री केवल और केवल पढ़ के पास नहीं हो सकते आप। प्री एक रणनीति से आप पास हो सकते हैं, और वो रणनीति आपको डेवलप करनी होगी, आपको बनानी होगी, आपको समझनी होगी। जैसे ही ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक है, और कमेंट बॉक्स में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप यूपी पीसीएस प्री परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे 2024 का हो या फिर 2025 का हो, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। प्री परीक्षा को, मेंस परीक्षा को कैसे उसकी तैयारी की जाती है, क्या तैयारी का तरीका है, मैं आपको उसमें गाइड करूँगा, प्रॉपर तरीके से करूँगा। देखिए, आप जब किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेते हो तो वहाँ भारी भरकम फीस दी जाती है। मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप भटके मत और आपके समय बचे, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान होता है, क्योंकि जो समय आप बिता चुके होते हैं, आप कितना भी रुपया खर्च कर लीजिए, आप उस समय को वापस नहीं ला सकते। और कोचिंग में मुख्य रूप से जो सीधे-साधे बच्चे होते हैं, भोले-भाले बच्चे होते हैं, वे अपना समय खराब कर रहे होते हैं। जब कोचिंग खत्म हो जाती है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हमने क्या पढ़ा या क्या नहीं पढ़ा। इसीलिए आप अगर तैयारी करना चाहते हैं और यदि आप प्री परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कुछ नंबरों से आप रह जा रहे हैं, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपकी पूरी-पूरी हेल्प करूँगा, और हेल्प करके मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, तो आप चैनल को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, शेयर किया करिए। एक जानकारी आपके लिए और है, देखिए ये जो है, इस विभाग का जो है ढाँचा है, मतलब ये है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इसमें जानकारियाँ नहीं, क्योंकि जितनी जानकारी थी मैंने आपको सब बता दिया। देखिए एसी मोबाइल जो मैं कह रहा था, आप यहाँ पर फिर एसआईबी में, फिर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 में, फिर आपकी होगी, फिर आप जोनल में होंगे, फिर आप ये होंगे, मतलब ऐसे-ऐसे होता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, चाहे मत देखिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप थे मेरे यानी सीके के साथ, मैं अगला वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।